आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है इसमें ब्रह्मांड का। एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। ब्रह्मांड से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो ब्रह्मांड से पढ़िएगा। मेरे पास जो अभी पीडीएफ है ना, उसमें पहला पेज गायब था, इसीलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी का पीडीएफ डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ब्रह्मांड देख लीजिएगा। गैलेक्सी, जिसमें कि हमारी जो आकाश गंगा इसको बोलते हैं, तो आकाश गंगा क्या है ना, हमारी कौन सी आकाश गंगा है, फिर ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा हैं, ठीक है, हमारे आकाश गंगा के नज़दीक में सबसे नज़दीक वाला आकाश गंगा कौन सा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी हुआ, ये हमारे जो है यूनिवर्स का जो जन्म हुआ था एक तरह से, उसका ये थ्योरी है, सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। प्लस ये कितने साल पहले हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, आता है सौरमंडल। एकदम बढ़िया से पढ़ना है सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल में जैसे सूर्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें देख लेना है कि सूर्य का जो इंटरनल टेम्परेचर रहता है, आंतरिक ताप रहता है, वो कितना है और बाहर का ताप कितना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये वाला लाइन कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ जिसका ताप इतना होता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जिसका टेम्परेचर इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हैंस बेथे का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ने बताया है कि 10⁻⁷ डिग्री पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और सूर्य में जो है वो केंद्र में वो नाभिकीय संलयन होता है। तो ये लाइन भी आपको इम्पॉर्टेंट है, जो कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में थोड़े से थ्योरी दिए गए हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। तो इसमें बहुत सारे थ्योरी हैं, जैसे कि भू केंद्रीय सिद्धांत है ना, निकोलस कोपरनिकस का है, तो ये वाला बहुत अच्छे से पढ़िएगा, निकोलस कोपरनिकस का, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। नहीं तो इससे पहले क्या मान्यता थी कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पे है और सूर्य इसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने जो बताया था कि नहीं, ये उल्टा है, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसके अलावा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, इसी को कहा जाता है। और इसके बाद आता है आपका केपलर। यहाँ पर जो है केपलर का भी नाम काफ़ी फेमस है, तो कहने का मतलब ये बॉक्स को भी आपको देख लेना है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, और क्या मिलके हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, इंटरनल टेम्परेचर कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस सूर्य में जो है कितना % हीलियम होता है, कितना % हाइड्रोजन होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये सब सूर्य की उम्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन देख लेना है, देख करके जाना है। ये वाला लाइन, सूर्य के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं, तो ये वाला लाइन पूछा जाता है। सूर्य का मुकुट क्या होता है, ये वाला लाइन पूछा जाता है, ठीक है। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये वाला आप देख लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये पिछले बार ही क्वेश्चन शायद पूछा गया है, ये 8 मिनट 16.6 सेकंड, ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या हुआ था ना कि लगभग लिखा हुआ था उसमें ऑप्शन में कि लगभग 8 मिनट है, ऐसा लिखा हुआ था, तो मैंने इसी को मार दिया था। और मेरे अनुसार शायद ये गलत था, बीपीएससी ने इसको चेंज कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया था कि 8 मिनट 16.6 सेकंड होना चाहिए, है ना। तो लगभग वाला काम नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ये वाला लाइन, सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2/8वां भाग मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको याद कर लेना है। अब देखिए, सौरमंडल के पिंड, तो सौरमंडल के पिंड में जो है ग्रह के बारे में दिया गया है। तो ग्रह का जो क्रम होता है ना, सूर्य के अनुसार से, मतलब सूर्य है यहाँ पर, उसके बाद बुध है आपका, फिर शुक्र है आपका, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इस तरह से क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। कौन से ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, घनत्व जो है सबके अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये वाला लाइन, सूर्य एवं अरुण को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन परिक्रमा की दिशा एक ही है। तो सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब की तरह घूमते हैं, लेकिन ये जो है वो पूरब से पश्चिम की तरह घूमता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बुध है, शुक्र है, इसी तरह से सभी ग्रहों के बारे में दिया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो किसका है, बृहस्पति ग्रह का है। फिर भोर का तारा किसको कहते हैं, शाम का तारा किसको कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन है। तो देखिए इसमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं लोग, क्या करते हैं कि सूर्य के नज़दीक में बुध है तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो बुध को मार देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से इन सब चीज़ को पढ़ के जाना है आपको। मंगल के बारे में लिखा हुआ है कि पृथ्वी की जो भगनी ग्रह कौन सी है, लाल ग्रह किसको कहते हैं, पीला ग्रह किसको कहते हैं, नीला ग्रह किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेंगे ग्रह के बारे में ओवरऑल। अब आता है हमारा पृथ्वी। तो आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो आपको पता है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विषुवतीय व्यास जो है इतना है, ध्रुवीय व्यास इतना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, देख सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अच्छा देखिए, पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट में, ये वाला लाइन याद है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितने देर में परिक्रमा करती है। तो वहाँ पर 24 घंटा भी रहेगा और वहाँ पर 23 घंटे 56 मिनट भी हो सकते हैं। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 4 सेकंड भी है इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है इतने देर में घूमता है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। उसके बाद पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, एकदम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा इसको सौर वर्ष भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और जो है फिर जो है इसमें कि ऋतु परिवर्तन, ये वाला देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है एकदम इतना। फिर सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होता है। तो ऐसा दे सकता है कि दिन और रात जो है वो घूर्णन के कारण होता है या फिर वार्षिक गति के कारण होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है वहाँ पर, है ना। इतने बार पढ़ने के बाद मैं भी कंफ्यूज कभी कभी कर जाता हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है, वार्षिक गति के कारण। और दैनिक गति के कारण आपका दिन और रात होता है। तो ये लाइन जो है ना एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए, नीला ग्रह इसी को कहा जाता है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है अलग से, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चतम पर्वत कौन सा है, लिवनिट पर्वत है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। धूल के मैदान है, इस पर शांति सागर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद आता है आपका बौने ग्रह। बौने ग्रह में प्लूटो है, सिरस है, ये सब इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा है नहीं, बस प्लूटो पता कर लीजिएगा। बस प्लूटो के बारे में इतना जान लीजिएगा कि ये प्लूटो ग्रह नहीं है, है ना। ग्रह के श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, थोड़ा ये जान लीजिएगा कि आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी कक्षा जो है वृत्ताकार नहीं होती है, प्लस ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता है, तो ग्रह के कैटेगरी में ये नहीं आता है, इसीलिए सिरस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है लघु सौरपिंडीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच रहता है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंगल, यहाँ पर बृहस्पति और बीच में क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट बना हुआ रहता है, छोटे छोटे पिंड होते हैं, है ना, छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रह के बीच में होता है। ठीक है, फिर पूर्वेष्टा आपका एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, धूमकेतु आपको देख लेना है। और उल्का, तो ये तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का में कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, बहुत लोग इसको रटने की कोशिश करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है रटने का। आपको पृथ्वी का देख लेना है कि इसकी व्यास कितनी है, कितने घंटे लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में, कितने घंटे लगते हैं इसको अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में, और उपग्रहों की संख्या कितनी है ना। और सभी ग्रहों की उपग्रह की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो इसे यहाँ से एक क्वेश्चन सिर्फ बनता है कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो समय लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, वो किसको लगता है, वो लगता है वरुण को लगता है, सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, और सबसे नज़दीक का ग्रह है तो उसको सबसे कम दिन लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं मार दीजिएगा पृथ्वी मार दीजिएगा बस है। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अब आता है आपका चैप्टर पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, सूर्य से इसके साथ में संबंध। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन, उपसैरिक और अपसौरिक। उपसैरिक कब होता है, 3 जनवरी को होता है। ये क्या है,
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, मतलब सबसे कम होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इस दिन 3 जनवरी को, और सबसे ज़्यादा होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ पर अपसॉरिक लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि पेरीहिलॉन क्या होता है और एपेलियन क्या होता है। आप इसमें ये समझ सकते हैं इस तरह से, उप लिखा हुआ है तो उप मतलब छोटा होता है, ठीक है, और अप लिखा हुआ है, अप मतलब अप अंग्रेजी वाला, तो ये बड़ा होता है। तो इससे आप क्लू ले सकते हैं याद करने के लिए कि उप मतलब छोटा होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होगा सबसे कम होगा, ठीक है। किस दिन होगा? 3 जनवरी को होगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अप लिखा हुआ है मतलब बड़ा होता है, तो ये आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि दोनों के बीच का दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा उस दिन होता है। अब आता है अक्षांश। तो अक्षांश क्या होता है? जैसे हमारा पृथ्वी गोला है ना, तो ये ऐसे करके कुछ लाइन बांटे गए हैं, काल्पनिक रेखा है, तो इसी को अक्षांश बोलते हैं, और ऐसे ऐसे जो है ना इसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। आपको दे सकता है कि भैया बताइए कि 23 डिग्री अक्षांश और जो है आपका 66 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके अंतर में दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 111 से हो जाएगा। ये वाली लाइन भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, और दक्षिण में जो कहते हैं उसको मकर रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। देशांतर इंपॉर्टेंट है। देशांतर कौन सी लाइन है? ऐसे ऐसे वाली। अक्षांश कौन सी लाइन है? ऐसे ऐसे वाली। अब देखिए, देशांतर के आधार पर किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, ये वाला लाइन, ठीक है। अक्षांश के आधार पर नहीं, देशांतर के आधार पर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहते हैं, समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, विषुव, इक्विनॉक्स, सूर्य ग्रहण, है ना। इक्विनॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? डेट इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 22 सितंबर और 21 मार्च है ना। मकर संक्रांति 22 दिसंबर, कर्क संक्रांति 21 जून। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा, वहां पर लिख दीजिएगा कर्क संक्रांति, वहां पर एक टेबल बना दीजिएगा कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति और विषुव। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपका सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपका कब होता है ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण में कौन होता है? और सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। फिर चंद्र ग्रहण में उसी तरह से होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और अब इस समय का निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब ये जो देशांतर है दोनों लाइन के बीच में, इसमें कितना का अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है पूरब की ओर बढ़ेंगे तो समय जो होगा वो बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय जो होगा घटेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपका, समझ गए। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित होती है। तो ऐसा पूछ सकता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन है? तो बेरिंग जल संधि है, ठीक है। समय जोन एवं मानक समय, पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? तो 24 समय जोन में बांटा गया है। और एक समय जोन में जो होता है वो कितने का अंतर होता है? 1 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। तो इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल पर आधार को विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन जो होता है 15 डिग्री के बराबर होता है। अब 15 डिग्री में कितना घंटा हो गया? तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 घंटे में 60 मिनट, यानी 1 घंटे का होता है। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है, भारत में साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे ये आगे है, ठीक है। और इसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तो ग्रीनविच में 2:12 बज रहा होगा, तो यहाँ पर 5:30 बजे शाम बज रहा होगा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा क्या होता है? तो ये हमारा जो गोल है ना, इसका जो बीचों बीच होगा इसको विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। ये शून्य अंश की अक्षांश रेखा है, नॉट देशांतर रेखा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिए कटिबंध, कटिबंध में उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। तो ये जो मान दिया हुआ ना 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण, तो इसमें कैसा एक फिगर बना लीजिएगा। ये 0 डिग्री हुआ जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर 30 डिग्री कर लीजिएगा, फिर आपका 66 डिग्री कर लीजिएगा, और फिर आपका इधर भी 66 डिग्री कर लीजिएगा,
बीच में एक 45 डिग्री भी कर लीजिएगा और इस तरह से कटिबंध को बांट करके फिगर के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर जो होगा ये आपका 66 डिग्री होगा, यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री और यहाँ पर ये 33 डिग्री, और इसी तरह से ऊपर में भी होगा। और उष्ण कटिबंध जो होता है वो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण में होता है। 30 डिग्री 45 डिग्री से 30 से 45 डिग्री के बीच में उपोष्ण होता है, 45 से 66 डिग्री के बीच में शीतोष्ण होता है, और ध्रुवीय कटिबंध होता है 66 से 90 डिग्री के बीच में। तो एक फिगर बना करके चीज़ों को आराम से आप दिखला सकते हैं इसमें। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए भूर्भ परपट्टी, क्रस्ट, ये किसको कहते हैं। ठीक है, प्लस पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया, भूर्भ परपट्टी, आवरण, मेंटल। भूर्भ परपट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। तो पृथ्वी हमारा इस तरह से, हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसके नीचे में आएगा मेंटल और इसके नीचे में आएगा आपका कोर। और इन सब का जो बनावट है वो आप देख लीजिएगा कि ठीक है ना, भूर्भ परपट्टी में क्या होता है, इसकी कितनी गहराई होती है, किस चट्टानों का बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। भूर्भ परपट्टी जो है ना वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिना की अधिकता होती है, फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सियाल सीमा ये क्या होता है, रचना सामग्री क्या है, मेंटल क्या है, कोनराड असंबद्धता क्या है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ऊपरी कोस्ट और निचले कोस्ट, इसमें क्या करना है, इस तरह का एक फिगर बना लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भूर्भ परपट्टी होगा, इसी में दिखला लेना है कि सियाल और सीमा क्या होता है। मेंटल है, इसी के बीच में मोहो कंटिन्यूटी होता है आपका। ठीक है, ऊपरी मेंटल और भूर्भ परपट्टी को मिला के एनास्थोस्फीयर कहा जाता है उसको, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोर में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। गुटनबर्ग विसार्ड असमानता क्या है, तो निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के सीमा को गुटेनबर्ग, तो ये सीमा वाला एक देख लीजिएगा, कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। कोड है इसी तरह से। अब स्थल मंडल आता है, तो स्थल मंडल में क्या है कि ये वाला पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चट्टान को पढ़ने की पूरी तरह से जरूरत नहीं है डिटेल में। चट्टान में बस आपको ये पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान क्या होता है और कायांतरित चट्टान क्या होता है। इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लीजिएगा और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। स्थल मंडल की सबसे गहराई वाली जो है वो मरियाना गर्त होती है, इसकी जो गहराई है वो कितना है, तो 11 किलोमीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है वो देख लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का जो इतना प्रतिशत, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता उतना ज़्यादा। तो चट्टान को आप बेसिकली जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ने में बोरिंग भी है। ये सब डाइक, सील, फैकोलिथ, लेपोलिथ, ये सब उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, प्लेट, संगमरमर, ये सब जो होता है वो अवसादी चट्टान के रूप है। ठीक है, इसी तरह से कायांतरित चट्टानों के भी एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। ये वाला टेबल थोड़ा देख लीजिएगा कि ग्रेनाइट क्या है ना, साइनाइट क्या है, तो इसमें ग्रेनाइट से ही पूछा जाता है, बेसाल्ट से पूछा जाता है और बिटुमिनस कोयला से पूछा जाता है। फिर अवसादी में जो है ये बलुआ पत्थर पूछा जाता है, सेल पूछा जाता है, चूना पत्थर पूछा जाता है और लिग्नाइट भी पूछा जाता है आपको। सपिंड वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कायांतरित में जो है स्लेट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी चाहिए। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में क्या है कि ज्वालामुखी होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और ये सब ना सिंडर उंडर ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, जो हमेशा उद्गम देते ही रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी क्या क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, वेसुवियस, क्राकोटोवा, फ्यूजियामा, मेयन। तो ये किस तरह के ज्वालामुखी का उदाहरण है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इटली का एटना, स्ट्रम्बेली, मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सब जो है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि ये ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है या किस तरह का ज्वालामुखी है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बाकी टर्म पे ध्यान ज़्यादा नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा, पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये चूंकि आश्चर्य की बात है तो इसको देख लेना है। ठीक है, बाकी गीजर उजर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटोपैक्सी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है। तो ये थोड़ा देख लेना है, इसको देखना सभी को है, पढ़ना चुन करके है। भूकंप, भूकंप सबसे पहले होता क्या है, ये भूकंप को मापते कैसे हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और एल तरंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्या क्या होता है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बस कितने तरंग निकलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है।
तो भूकंपीय तरंगों को नापा जाता है, और भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर एपिसेंटर किसको कहते हैं? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाले पृथ्वी की सतह पर बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संधित पर्वत, बलित पर्वत, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है बलित पर्वत, हिमालय चूंकि हमारे देश में है तो हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, ये जो है वो बलित पर्वत के उदाहरण है। तो बलित पर्वत थोड़ा सा देख लीजिएगा चूंकि इसमें हिमालय आ जाता है। अब देखिए इसमें भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है, तो इसमें जो है गुरु शिखर, ये इंपॉर्टेंट, तो ये लाइन आप देख लीजिएगा। पठार, पठार उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तिब्बत का पठार थोड़ा सा देख लीजिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है। मैदान, मैदान जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। अब भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस ये लाइन देख लीजिएगा नोट करके, लिखा हुआ सर्वाधिक उत्सुत कुआं जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। वन, वन में क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसमें जो है ना कि कितना कितना वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, किस तरह के वन, जैसे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर से कम होगा तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन कहा जाता है उसको। विषुवतीय रेखीय वन कैसे कहा जाता है? टाइगा वन सदाबहार वन है, ठीक है। टुंड्रा वन, ये सब थोड़ा कैटेगराइजेशन थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, महाद्वीप, ठीक है। तो महाद्वीप में क्या है ना, लुसेंट में जो है एशिया के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अमेरिका के बारे में दिया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और कभी कभी बीपीएससी जो है ना डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। जैसे कि सबसे ऊंचा का पठार, जैसे कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये तो पता ही है ना। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, तो इस तरह की चीज़ें बीपीएससी पूछती है। तो इस तरह से सातों महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है ना, अच्छे से पढ़ना है इसको, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जैसे पो नदी को इटली का गंगा नदी कहा जाता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब ये नहीं पूछ सकता है कि आपका ये ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब वैसा लाइन तो बता नहीं सकता है ना, लेकिन आपको देख लेना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाएंगे। देखिए ग्रैंड बैंक, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कार उद्योग का केंद्र कहाँ पर है? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट किससे संबंधित है? ये पूछा जा सकता है आपको। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग से संबंधित है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पतन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल का मैदान किसको कहते हैं? यूरोप का, है ना, यूरोप में जो भारत कहते हैं, यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? अफ्रीका में कुछ जनजाति है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि बुशमैन, पिग्मी, बद्दू, ये सब कहाँ की जनजाति है, ठीक है। प्लस इसके रीजन को भी देख लीजिएगा। अच्छा, अफ्रीका को जो है यूरोप से अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जनसंधि। इस तरह की चीज़ों को आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए ये वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा देश कौन सा है किस महाद्वीप में? सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे लंबी नदी कौन सा है? गहनतम बिंदु कौन सा है? तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, कई बार इस बॉक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है आपका जलमंडल। जलमंडल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेष करके कुछ है नहीं, बस इसमें जो है दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, तापमान और लवणता, ठीक है। कितना प्रतिशत पे जल है हमारा ये पता है आपको, कितने महासागर है ये पता है आपको, समुद्र और खाड़ी और बे में क्या अंतर होता है ये पता है आपको। ये पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, यहाँ से लिखा हुआ भी है कि जलमंडल का बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ महासागर से मिला हो, समुद्र कहलाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वैसे भी किसी के समय जो है, तो ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लाइन, तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक होती है, इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर मेरियाना गर्त के बारे में, ये इसकी लंबाई जो है ना, इसकी गहराई जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर से बॉक्स बनाया गया है और सबसे गहराई वाले बिंदु को दिखाया गया है डिफरेंट महासागर में। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर, मेरियाना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। टोंगा नहीं पूछता है। फिर आपके यहाँ सुंडा पूछता है आपको, ठीक है। तो ये आपको खाली मेरियाना के बारे में पता होना चाहिए, मोटा मोटी बाकी सब देख लीजिएगा।
ग्रेट बैरियर रीफ इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है प्रशांत महासागर में, इंपॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए अंटार्कटिक महासागर, इसमें आप देख लीजिएगा एस आकार से मिलती जुलती है, ये जो है बहुत सारे महाद्वीपों से मिलती है, जैसे अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये सभी से मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर हिंद महासागर, चूंकि ये हमारा महासागर है इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे, तो महासागर के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के नहीं आती है, लेकिन पढ़ लेंगे, इसको नेग्लेक्ट करके नहीं जाना है। उसके बाद आता है आपका महासागरीय जलधारा, तो इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे, फिगर बना करके मैप के साथ समझ करके इसको करेंगे। महासागरीय जलधारा को, कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडी जलधारा है, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है महासागर वाइज, तो इसको आपको याद होना चाहिए, है ना। अक्सर आदमी जो है ना क्यूरोसिवा और क्यूओसिवा में कंफ्यूज कर जाता है, कौन से गर्म है कौन से ठंडी है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन यहाँ से आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, तो इसको आप मैप के साथ या एनसीईआरटी किताब में या यूट्यूब वीडियो पे इसको देख करके इसको अच्छे से समझ लेंगे, समझने वाली चीज़ है, इसीलिए आपको ये समझ करके जाएंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ये हमारा अटलांटिक है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका जो है मैक्सिको और यहाँ पर आपका ब्राज़ील आता है, तो यहाँ से जो चलता है आपका मैक्सिको की खाड़ी से निकलता है, तो मैक्सिको की जलधारा निकलती है, इसके बाद यहाँ से जो है ये बन के गल्फ स्ट्रीम बन जाता है, यहाँ से लैब्राडोर आता है, यहाँ से इरमिंगर आता है, फिर ये वापस आता है कैनरी हो जाता है, और इस तरह से ये साइकिल अपना कंप्लीट करता है। तो इस तरह से चीज़ों को समझ करके पढ़ना है, इसको मैप के साथ मिला करके अच्छे से याद करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। जलधाराओं में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, है ना, ये सब कंफ्यूज नहीं करना है। उसका देखिए सरगासो सी, वेरी इंपॉर्टेंट, सरगासो सी कहाँ पर है, तो ये अटलांटिक महासागर में है, किसके द्वारा बनता है, तो गल्फ स्ट्रीम के द्वारा बनता है, ठीक है। और सरगासो सी जो है ये क्या है, तो ये एक जो है वो क्या है, घास का मैदान है एक तरह से, तो सरगासो सी कहा जाता है इसको। कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है, और जल विहीन घास है ये, तो ये इसकी खासियत है, तो सरगासो सी को आपको ज़रूर पढ़ना है, नेग्लेक्ट करके नहीं जाएंगे। महासागरीय मरुस्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। ज्वार भाटा में क्या इंपॉर्टेंट है, किसके कारण आता है, दिन में कितनी बार आता है ना, और सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है, ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है। अब इसके बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गैस कौन से हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए वायुमंडल की संरचना, ये आप स्ट्रक्चर बना करके पढ़ेंगे। सबसे नीचे में कौन सा है, क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर में कौन सा है, उसके ऊपर में कौन सा है, उसके ऊपर में कौन सा है, टेम्परेचर घटता या बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, बीच में घटता बढ़ता भी है, ये चीज़ देख लेंगे। तो यहाँ पर हर एक जो है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल के बारे में कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं, इसको आप देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा जाता है कि वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा जो है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल में जो है कोई भी घटनाएं, समताप मंडल में जो है कोई भी घटना जैसे कि बादलों का गरजना, बिजली करक, धूल करण, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। ओजोन मंडल की जो है वो ऊंचाई कितनी है ना, इसमें जो है CFC जो है इसको नुकसान पहुंचा रहा है, CFC कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर AC से निकलती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बता नहीं रहा था लुसेंट में, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ से विकिरण, संवहन, संचालन, ये सब क्या होता है और कैसे कैसे गर्म करने का प्रोसेस है आपका। तो विकिरण जो होता है दूर दूर होता है फिर भी गर्म हो जाता है ना। सूर्य से हमारे पृथ्वी जो है विकिरण माध्यम के द्वारा ही गर्म होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको। कंडक्शन, दो चीज़ें सटी हुई हैं आपस में, तो ऐसे अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसको संवहन कहा इसको कंडक्शन कहा जाता है। संवहन कि गैसीय और तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में अगर ट्रांसफर हो रहा है हीट, तो उसको संवहन कहा जाता है। जैसे पानी हम गर्म करते हैं तो ये संवहन के द्वारा ही गर्म होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एडवेक्शन, एडवेक्शन क्या होता है, तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है आपका और यहाँ पर कोई दो चीज़ें हैं और यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके हीट ट्रांसफर होती है। और बाकी जो कंडक्शन ये पढ़े, ये सब ऐसे ऐसे हीट ट्रांसफर होती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल में हीट ट्रांसफर को अभिवहन कहा जाता है, एडवेक्शन कहा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर समताप रेखा, ये सब को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दैनिक तापांतर,
वार्षिक तापांतर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पर होता है, साइबेरिया में होता है, वर्खोस्क्यांक नामक स्थान में होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फिगर बना के समझाया गया है, वही जो उपोष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध था ना, वो वाला पार्ट है। तो इसको थोड़ा देख लेंगे कि विषुवतीय निम्न। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आता है डोलड्रम। डोलड्रम का नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ डोलड्रम दिखाया नहीं गया है। तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण या 10 डिग्री मान लीजिए, उसको डोलड्रम का क्षेत्र बोला जाता है। तो विषुवतीय क्षेत्र में ही ये पाया जाता है आपका डोलड्रम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फिगर को भी आप ध्यान में रखेंगे। उपोष्ण किसको कहते हैं, 23.5 से लेकर के 35 तक, 35 से 45 तक का क्या कहते हैं, है ना। फिर 66 डिग्री को क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जो है फेरल का नियम, कोरियालिस इफेक्ट, एकदम अच्छे से इसको रट लीजिएगा, क्या होता है समझ लीजिएगा इसको। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें जो हैं अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती हैं, इसको कोरियालिस बल कहते हैं। और इससे क्या होता है ना कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इधर जो होता है राइट की तरफ और इधर जो होता है लेफ्ट की तरफ, ये हवाएं जो होती है विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये कोरियालिस बल के कारण होता है। और ये जो विक्षेपण होता है इसी को कहा जाता है कोरियालिस प्रभाव। ये आपको पता होना चाहिए। फेरल का नियम क्या होता है, फेरल का नियम भी उसी तरह से देख करके समझ लेना है। एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्थानीय पवन, इसका इंपॉर्टेंट नेम कि चिनुक कहाँ पर बहता है आपका, फॉन कहाँ पर बहता है आपका, हरमंटन कहाँ पर बहता है आपका, सिरोको कहाँ पर बहता है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन सिरोको से। तो यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो स्थानीय पवन को कभी भी नेग्लेक्ट करके नहीं जाना है, पढ़ के जाना है इसको अच्छी तरह से, है ना। ब्लैक, बिक्रे, नार्वेस्टर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सांता आना, ये इंपॉर्टेंट है। जेट प्रवाह इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। फिर है वायु राशियाँ। वायु राशियाँ क्या होती है, वायुमंडल, एयर मासेस क्या होती है। तो किसी भी स्थान पर अगर बहुत लंबे समय तक वायु की कोई क्वांटिटी अगर स्थिर है तो उसको वायु मास कहता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है आपका। फ्रंट क्या होता है, तो गर्म जो एयर मास होगा और ठंडा जो एयर मास होगा दोनों मिलेगा तो उसको फ्रंट कहते हैं। ठीक है। आर्द्रता, आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी, इसको किससे मापते हैं, है ना। सापेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर निरपेक्ष आर्द्रता जो इसे प्रति घन प्रति मीटर में ग्राम, इसे जो है ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। विशिष्ट आर्द्रता को किस में मापते हैं, तो ग्राम प्रति किलोग्राम में मापते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्द्रता को आपको देख के, प्लस यहाँ पर ओसांक, ड्यू पॉइंट, पाला, फॉग, ये सब बोरिंग लग सकता है पढ़ने में, लेकिन जब आप एनसीईआरटी को कवर करके पढ़ेंगे ना तो ये सब अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग अभी एनसीईआरटी नहीं कर सकते उनके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, पढ़ करके अच्छे से समझ लेना है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो ये सब चीज़ें आसान लगेंगी, पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगी नहीं। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से मोटा मोटी आपको, अब इसके बाद आता है यहाँ से कि विश्व की प्रमुख फसलें और उत्पादक देश। तो यहाँ से जो है ना ये चीज़ दी गई हैं, आप इसको इंटरनेट से अपडेट कर लीजिएगा कि अभी भी वही है कि नहीं, क्योंकि बदलते रहता है ना। तो इसको आप इंटरनेट से अपडेट करके पढ़ेंगे कि चावल में कौन है, गेहूँ में कौन है। खनिज उत्पादक, इसको भी आप इंटरनेट से इंपॉर्टेंट करके देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो है सूती वस्त्र उद्योग, लौह वस्त्र उद्योग, सब कुछ अलग करके दिया गया है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद उतना होगा नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, ये सब जो है टेबल बना हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप ऊपर में पढ़े ना उसी को चीज़ें यहाँ पर छाट करके दिया हुआ है। तो मैंने भी इसको नेगलेक्ट ही किया था क्योंकि याद तो होती नहीं, तो देख करके दिमाग खराब करने का क्या ज़रूरत है ना। तो उसके बाद जनजातियाँ, जनजातियाँ में थोड़ा देख लीजिएगा। जनजातियाँ में क्या है आपका कि बोडो, ठीक है, इकांथा, पिग्मीज, रेड इंडियन, एस्कीमो, है ना, माओरी, फिर आपका जो है निगरो, बुशमैन, है ना, पापुआंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जनजातियाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो कम से कम अफ्रीका वाला बुशमैन, कालाहारी, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, पिग्मीज कांगो बेसिन अफ्रीका, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। माओरी न्यूजीलैंड, एस्कीमो। बाकी यहाँ पर जो है कोआला मानवों के प्रमुख आवास। इसके बाद देख लीजिएगा भौगोलिक उपनाम है, तो उपनाम में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, पूरा याद तो होगा नहीं लेकिन देख लीजिएगा। इसको याद नहीं होता तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रसिद्ध स्थान,
ये भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, प्रमौलिक भौगोलिक खोज देख लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं ज़्यादातर। जल संधियाँ ये इंपॉर्टेंट है आपको। तो जल संधियाँ जो है ना, आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ पर देखेंगे मलक्का, और मैप में इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ा वाला मैप खरीद लीजिएगा और वहाँ पर दिखा लीजिएगा कि कौन कौन सा जल संधि कहाँ कहाँ है। इस तरह से चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। मैप में इसको नोट कर लीजिएगा, आसानी से देखते रहिएगा, डेली का डेली याद हो जाएगा। नदियाँ उसी तरह से मैप में मिला मिला के इसको पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। किनारे, विश्व के प्रमुख नगर, इसको भी जो है, इसमें जो है कौन कौन सा नदी के किनारे में है, तो ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी देख लीजिएगा। पेरिस, लंदन, रोम जो फेमस शहर है, टोक्यो है ना, बगदाद, बर्लिन, ये जो मोटा मोटा जो फेमस शहर है ना, उन कौन कौन सा नदी के किनारे में है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, एंजेल वाला। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर जोग, नियाग्रा, गेट कारमाना है ना, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी देख सकते हैं। झीले को भी आप जो है मैप पे दिखा लीजिएगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट करके पढ़ लीजिएगा। कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, अरल सागर, हिरोन झील, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको मैप पे दिखा करके पढ़ लीजिएगा। अब लाडोगा झील ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या पता बीपीएससी का पूछ ही दे, तो मैप से मिला करके इसको पढ़ना है। पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर को उसी तरह से मैप पर नोट करके देखना है। द्वीप है, देखिए द्वीप, इसमें जो है सबसे बड़ा साइज के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। बीपीएससी पूछी थी कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया में जो सबसे बड़ा द्वीप होता है बोर्नियो, ये हिंद महासागर में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 64वीं में। तो इस तरह से आपको साइज के अनुसार भी ऊपर से 5-6 देख लेना है। फिर आपको जो है कि अलग अलग महाद्वीप में, अलग अलग महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, सबसे छोटा द्वीप कौन सा, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। और इसी तरह से झील में, इसी तरह से पर्वत में, ये सभी चीज़ों को करना है, खास करके मैप से मिला करके इन सब चीज़ों को करना है। ठीक है। रेगिस्तान को देख लीजिएगा, कौन कौन सा रेगिस्तान कहाँ कहाँ पर है, मैप से मिला करके इसको देख लेना है। ये सब चीज़ों को मैं बताने जाऊँगा, वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। अब आता है आपका विश्व वाला जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो खत्म हो जाता है, भारत का भूगोल। तो इसके बारे में हम लोग जो है अगली वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा खींच जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।